हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। जीनियस मेज एपिसोड 14 में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वेन ने अपने अटैक को प्रिपेयर कर लिया। वेन की पावर से उसका अटैक एक इलेक्ट्रिक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें से काफी सारी थंडर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी। वो सभी इलेक्ट्रिसिटी ओपोनेंट टीम के सोल्जर्स के ऊपर गिर रही थी, जिससे वो सभी वहीं पे मारे जा रहे थे। अपने टीम का एक सोल्जर वेन के पास मेज का स्पेयर देख के वो कहता है कि हमारा लीडर और मेज हारे गए, हमें यहाँ से भागना होगा। सभी सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वेन की टीम के मेंबर कहते हैं कि तो फाइनली हमने इसे खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि हम अभी तक जिंदा, हमने इतनी हार्ड फाइट की और हमने इसमें सक्सेस भी पाई है। वेन सोच रहा होता है कि सच में इनके लिए ये फाइट काफी ज्यादा हार्ड रही है। अगर लीडर और मेज डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक करते तो कब का मर चुके थे। फायर मेज की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो जमीन पे लेटा होता है। वेन सोच रहा होता है कि इसके लिए फाइट काफी ज्यादा हार्ड रही, क्योंकि ये अपने हाथों से ही फाइट कर रहा था। इसने फर्स्ट टाइम उससे फाइट की थी तो इसने अपने हाथों ही यूज किया था। इसकी एबिलिटी भी बढ़ चुकी है, क्योंकि इसने अपनी फायर की लिमिट को अप कर दिया है। वेन फायर मेज के पास आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया इस फाइट में। फायर मेज भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेन सोच रहा होता है कि अब मुझे इस स्टाफ का क्या करना चाहिए। ये स्पेयर तो ना ही मेरे स्पेल कास्ट करने की स्पीड को बढ़ाता है, ना ही माना पावर को बढ़ाता है। ये तो बिल्कुल वैसे ही रहने देता है जैसे कि वीनस स्पेयर के हो। ये स्पेयर तो मेरे थोड़े भी माना पावर को इंक्रीज नहीं करता। ये स्पेयर तो बिल्कुल ही ट्रैश है। इसी के साथ वेन उस स्पेयर को नीचे फेंक देता है। एक सोल्जर वेन से कुछ कहता है। वेन उस सोल्जर को रोक के कहता है कि तुम सभी सोल्जर्स ने इस मिशन में काफी ज्यादा अच्छा किया। ये सुन के सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेन कहता है कि जिस भी सोल्जर को इंजरी आई है उनको तुम जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। जब तक हमारी जॉब की टाइमिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक तुम इस प्लेस को गार्ड करो। वेन एक जगह पे बैठा होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वेन कहता है कि मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बस एग्जॉस्ट हो चुका है। इसी के साथ वेन अपने पास वाइपर देखता है तो उसके पास वाइपर नहीं होते हैं। वेन कहता है कि आगे से मुझे वाइपर बचा के रखने चाहिए ताकि मैं आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। अब उन सभी सोल्जर्स का मिशन कंप्लीट हो चुका था, वो सभी यहाँ से जा रहे होते हैं। वो वेन से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी वजह से हम इस बैटल को जीत पाए। वेन कहता है कि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, मुझे एमएनस कंपनी को यहाँ की रिपोर्ट दे देनी चाहिए कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। वेन एमएनस कंपनी को फोन लगाता है। वो कहता है कि क्या मैं आपके कुछ मेडिसिन को ले सकता हूँ। एमएनस कंपनी कहती है हाँ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकते हो। वेन कई सारी मेडिसिन को अपने बैग में भर लेता है ताकि वो वाइपर का यूज करे बिना अपने आप को एग्जॉस्ट होने से रोक सके। वेन जाहिर होता है तभी उसकी नजर मेज के स्पेयर पे पड़ती है। वेन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे भी इसे भी ले जाना चाहिए और मैं इसे 2 वाइपर के लिए जेनी को बेच दूंगा। वेन एक टैक्सी पकड़ता है। वेन टैक्सी में बैठा हुआ कहता है कि फाइनली मैंने इस जॉब को कंप्लीट कर दिया। इसी के साथ वेन डिस्ट्रिक्ट 8 में आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट 8 में एमएनस कंपनी की काफी बड़ी ब्रांच होती है। वेन यहाँ पर कुछ मोटिव के साथ आया था। वेन एमएनस कंपनी की ब्रांच में जाहिर आता है तभी साइड में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये सुबह सुबह यंग मैन कौन जा रहा है एमएनस कंपनी के अंदर। वेन ओल्ड मैन से कहता है कि ये एक ऑफिस है तो तुम्हें यहाँ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ पर किस मोटिव से आया हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने आए हो। वेन सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल ओल्ड मैन नहीं है जो कि यहाँ पर एक्सरसाइज करने आया है, ये किसी और मोटिव से यहाँ पर आया है। ओल्ड मैन वेन के स्पेयर को देख रहा होता है। वेन कहता है कि ये मुझे नहीं देख रहा है, ये मेरे स्पेयर को देख रहा है। वेन मुस्कुराता हुआ कहता है कि तुम शो को एंजॉय करो, मैं कल आऊंगा। ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, मैंने अभी हाल ही में कुछ लोगों को किल किया। इसी के साथ वेन उस स्पेयर को जमीन में गाड़ता हुआ कहता है कि मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। ओल्ड मैन वेन से कहता है तो तुम्हें पहले ही से पता है। वेन कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये ग्राइम का स्टाफ है तो तुम यहाँ पर जरूरी आते। हमें पता चलता है कि ये ओल्ड मैन ग्राइम यानी कि मेज को पहले ही से जानता था। ओल्ड मैन कहता है कि ग्राइम काफी ज्यादा अच्छा पर्सन था, भले ही वो अनस्किल्ड था मैजिक यूज करने में, फिर भी वो काफी ज्यादा मदद करता था मेरी कामों में। ओल्ड मैन कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में चला गया ताकि कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। क्या तुम जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? सोच रहा होता है कि रिवेंज के लिए, पर मुझे इसका पक्का आंसर नहीं पता, क्योंकि इनकी आंखों में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, ना ही डिसअपॉइंटमेंट ना ही कुछ गुस्सा। ओल्ड मैन वेन से कहता है ग्राइम तुम मर चुका है, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि मैंने इसके लाइटनिंग पावर को देखा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ओल्ड मैन उस समय की बात कर रहा है जब दोस्तों वेन के ऊपर एक स्नाइपर ने शूट किया था, तो वेन ने उस स्नाइपर के ऊपर थंडर कॉलिंग अटैक को शूट किया था। उस दिन ओल्ड मैन छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। ओल्ड मैन वेन से कहता है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें हर तरह का सपोर्ट दूंगा। वेन सोच रहा होता है कि मुझे पता है ये अपने मोटिव के लिए मुझे बुला रहा है, इसके पास मनी तो काफी ज्यादा है, पर ये चाहता है कि इसको इस वर्ल्ड में फेम मिले, इसलिए ये मेरे को इन्वाइट कर रहा है। ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये एक ग्रेडी पर्सन है, पर ये जल्दी मेरे जाल में फंस जाए। वेन कहता है तो क्या? ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो? वेन सोच रहा होता है कि ये तो सच है कि मुझे पावर और सपोर्ट की जरूरत है, पर इस ओल्ड मैन से भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसलिए मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो बस डिस्ट्रिक्ट 8 का एडमिनिस्ट्रेटिव है। वेन ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं करना चाहता। ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि तुम्हें इसके लिए एक दिन जरूर रीपे करना पड़ेगा। ओल्ड मैन से कहता है कि आखिर तुम्हारी बात का क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो? वेन कहता है कि मुझे फ्री में ऐसे ही एनिमे नहीं बनाने। अब हमें जेनी का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी उस ओल्ड मैन को गाली दे रही थी, क्योंकि वेन ने उसे बताया था कि उसने मुझे रिक्रूट करने की कोशिश की थी। वेन कहता है कि मुझे लगता है कि उनके पास अब मेज नहीं बचे हैं। जेनी कहती है कि उनके पास कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन की मदद से कुछ भी ले सकते हैं। वेन सोच रहा होता है कि लगता है जेनी को इस काम का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। जेनी कहती है कि मैं एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। जेनी को किसी का कॉल आता है। जेनी कहती है तो एमएनस कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि तुमने जॉब को कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने मनी को भी सेंड कर दिया है मुझे, मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वेन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वेन वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वेन को कुछ और भी काम होते हैं। मैं काफी ज्यादा थक चुका
चुका हूँ क्योंकि मुझे अब वाइपर की जरूरत है, मेरी बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसी के साथ वैन एक टैक्सी में बैठ जाता है। वैन उस गार्डन में आ जाता है जहाँ पर वो मेडिसन ओल्ड मैन से मिला था जिसने उसे वाइपर दिए थे। ओल्ड मैन वैन से कहता है कि ओ मेरी वीआईपी कस्टमर, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। मुझे माफ कर देना कि मैं पिछली बार तुमसे काफी ज्यादा रूड हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड मेज हो। वैन कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ओल्ड मैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस सरप्राइज हूँ। तुम्हारे बारे में इतने सारे रूमर्स सुनने के कारण मुझे लगता है कि तुम इस फील्ड में सक्सेसफुली जरूर होगी। वैन ओल्ड मैन से कहता है तो तुम्हारे पास आइटम है ना मुझे सेल करने के लिए? ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? वैन उसे एक पैसे की मोटी सी गड्डी देता है तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ मेरे पास है। ओल्ड मैन सोच रहा होता है कि मेरा ये क्लाइंट काफी ज्यादा रिच है। इसी के साथ ओल्ड मैन उसे वाइपर दे देता है। वैन वाइपर को लेके बाहर आ जाता है। वैन एक गली में आ जाता है। वैन काफी ज्यादा थका हुआ था। वैन जल्दी से बैग को खोलकर उसमें से एक वाइपर को निकालकर अब्सॉर्ब कर लेता है। वैन कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं अब जिंदा हूँ। मुझे पता है कि मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड कर रहा हूँ, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्ल्ड मुझे भी खत्म कर देगा। इसी के साथ अब हमें एक वीक बाद का समय दिखाया जाता है। वैन अपने बिस्तर पे पड़ा होता है। वैन सोच रहा होता है कि मैंने अब काफी ज्यादा आराम कर लिया, मुझे जल्दी अब कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। वैन अपनी लियोन वाली आईडी को देखता हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए। कम से कम मुझे 3-4 दिन तो करना ही पड़ेगा एक हफ्ते में काम। मैं नाइट शिफ्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो काम लेबर का ही क्यों ना हो। वैन को जेनी का मैसेज आता है। जेनी पूछ रही होती है कि क्या तुम फ्री हो, क्या तुमने अपने रेस्ट को कंप्लीट कर लिया? वैन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे इसकी क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, मुझे और भी रेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ अब हमें बाल्कन सिटी की लाइब्रेरी दिखाई जाती है जहाँ पर वैन आया था। वैन कहता है कि मुझे समनिंग स्पिरिट आर्ट्स को सीखना है या फिर नेक्रोमेंसल स्किल को सीखना है। अगर मैंने उस वेयरवुल्फ और मेज से फाइट करने के लिए पहले से स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होती तो वहाँ पर मैं हार चुका होता क्योंकि वेयरवुल्फ आगे से अटैक कर रहा था और मेज पीछे से बैकग्राउंड सपोर्ट दे रहा था उसे। मैंने मेज के ऊपर पहले शैडो अटैक किया था। अगर मैं उसके ऊपर शैडो अटैक नहीं करता तो वो वेयरवुल्फ को बैकग्राउंड सपोर्ट देता और मेरे लिए काफी ज्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता था। क्या मुझे एक टीम को क्रिएट करना चाहिए ताकि वो मुझे बैटल के दौरान बैकग्राउंड सपोर्ट दे सके? मुझे समनिंग मैजिक को सीखना होगा, पर इस वर्ल्ड में समनिंग मैजिक को सीखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और उसको सीखने की काफी ज्यादा कंडीशंस हैं। जैसे कि हमें अपनी स्किल से ज्यादा उस समनर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। एक बार समनिंग रिचुअल परफॉर्म करने के लिए 200 मिलियन सेल लगते हैं। अगर हम उसे परफॉर्म करने में नाकाम रहते हैं तो हमारे पैसा और टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा क्योंकि बुक्स की मदद से मैं समनिंग मैजिक को इतनी आसानी से नहीं सीख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे लक पे होता है कि हम उसे सीख सकते हैं कि नहीं। स्पिरिट आर्ट्स को हम मैजिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें माना यूज नहीं होता है। वैन उन बुक्स की मदद से समनिंग मैजिक को सीखने की कोशिश करा था, पर वैन कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, मुझे कोई अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इन बुक्स से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वैन के पास कोई आता है, ये प्रोफेसर एरिस होती है। एरिस बोलती है कि 1 महीना बीत चुका है और तुम अब यहाँ पर आए हो। वैन सोच रहा होता है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मैजिक प्रोफेसर है जिसने मुझे अपना विजिटर कार्ड दिया था। प्रोफेसर एरिक बोलती है कि मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा इंतजार किया पर तुम और नहीं आए थे। वो बोलती है कि तुम इन मैजिक बुक्स की मदद से मैजिक सीखने की कोशिश कर रहे हो पर तुम्हारे अंदर कोई भी मैजिक सीखने का टैलेंट नहीं है, तो तुम इन मैजिक बुक्स की मदद से मैजिक नहीं सीख सकते क्योंकि इन खास मैजिक को सीखने के लिए हमारा लक डिपेंड करता है कि हमारा लक कैसा है। वैन कहता है कि मुझे पता है। प्रोफेसर एरिक कहती है कि तो तुम इन्हें क्यों पढ़ रहे हो? मैं तुम्हें रिकमेंड करती हूँ कि तुम एक लॉटरी टिकट को खरीदो क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में वर्क करती हूँ पर फिर भी मैं अभी तक सिर्फ 3 ही स्पिरिट मेज से मिली हूँ। वैन अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही कह रही है क्योंकि ये मुझे एक नॉर्मल पर्सन समझती है और ये एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे मुझे एडवाइस दे रही है जो कि बिल्कुल सही है, पर मैं इसके इतने बड़े लेक्चर्स नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैं अपने आप से ही मैजिक सीखना चाहता हूँ। एरिक वैन की एक मैजिक बुक को उठा के कहती है कि जरा रुको मुझे देखने दो। एरिक वैन से कहती है कि मैं तुम्हें मैजिक के बारे में सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दूंगी तो तुम इसे ध्यान से सुनना कि समनिंग मैजिक को यूज करने के लिए लक कितना ज्यादा डिपेंड करता है। एरिक वैन को मैजिक के बेसिक के बारे में बता रही थी पर वैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वैन सोच रहा होता है कि ये एक प्रोफेसर है फिर भी इसकी आवाज कितनी ज्यादा फैमिलियर है। एरिक वैन से कहती है कि क्या तुम मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो? वैन कहता है कि हाँ मैं इसे काफी क्लोजली सुन रहा हूँ। ये बात सुन के एरिक काफी ज्यादा अजीब तरीके से उसे देखने लगती है। वो कहती है कि चलो इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता, तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैं तुम्हें फ्री लेक्चर दे रही हूँ, कम से कम मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए। वैन कहता है कि इसने मेरे रियल फेस को देख लिया और मुझे कुछ सोच समझ के इसे अपना नाम बताना चाहिए। वैन एरिस से कहता है कि मैं इस लाइब्रेरी का एक स्टूडेंट हूँ और कुछ नहीं, जो कि मैजिक सीखना चाहता है। एरिक वैन से कहती है तुम्हारा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं था पर इतना काफी है, तुम मैजिक सीखना चाहते हो तो तुम मेरे से मैजिक सीखने के लिए तैयार हो। वैन से कहती है कि तुम मुझे हर हफ्ते मिलना, मैं तुम्हें समनिंग मैजिक की बेसिक्स के बारे में सिखाऊंगी। वैन उसे मना करने ही वाला होता है तभी वो वहाँ से चली जाती है। वैन उसे मना भी नहीं कर पाता है। वैन जाते हुए सोच रहा होता है कि प्रोफेसर एरिक को लगता है कि मेरे अंदर मैजिक सीखने का टैलेंट नहीं है फिर भी वो मुझे मैजिक सिखाना चाहते हैं, वो तो काफी ज्यादा काइंड है। अब मुझे 1 वीक के बाद उनसे मिलना होगा ताकि मैं उनसे समनिंग मैजिक के बारे में कुछ सीख सकूं। वैन वाइपर के पावर को ऑब्जर्व करता हुआ सोच रहा होता है कि इस सिटी में रहने के लिए मुझे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वैन जेनी के बार में आ जाता है। जेनी उसे बताती है कि तुम्हारा नाम डीप वेब में रजिस्टर्ड हो गया है। वैन पूछता है कि आखिर ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे काम से तुम्हारे क्लाइंट्स काफी ज्यादा खुश हो चुके हैं। वैन कहता है कि आखिर मार्क्समैन कहाँ पर है? जेनी बताती है कि वो हर दूसरे वीक छुट्टी पर रहता है, मुझे लगता है कि वो अपनी ओल्ड जॉब को करने जाता है। वैन जेनी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काम देने के लिए। वैन कॉकटेल पी रहा होता है तभी मार्क्समैन बड़ी तेजी से वहाँ पर आकर वैन की वीडियो बनाने लगता है। वो वीडियो में कहता है कि ये जेनी के बार की कॉकटेल पी रहा है। जेनी मार्क्समैन के सर पे मारती है क्योंकि मार्क्समैन वैन को परेशान कर रहा था। मार्क्समैन ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि हाल ही में वैन काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और मार्क्समैन ऐसा
करके खुद भी पॉपुलर होना चाहता था। वेन कहता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन डीप वेब पे चली गई है। जेनी कहती है कि इससे तुम्हें कोई भी रिस्क नहीं होगा, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर बस करियर रिकॉर्ड पे ही सेव रहेगी। इसकी मदद से तुम अपने आप के लिए क्वेस्ट को चूज कर सकते हो, क्योंकि डीप वेब में आना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वहाँ पर आने में तो कई लोगों को सालों लग जाते हैं, पर तुमने इतनी जल्दी से कर लिया। तुम्हारी क्लाइंट्स तुम्हें क्वेस्ट जरूर देंगे। मार्क्समैन जेनी से कहता है तो इसके लिए किसी को भी तुम्हें थैंक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब तो ग्रेट मेज ने किया। वेन कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन इतना ध्यान नहीं देती, तभी यहाँ पर इतने ज्यादा क्राइम होते हैं। ना यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट एजेंट्स किसी को भी चेक करते हैं कि उनके पास वेपन्स है कि नहीं। जेनी वेन से बोलती है तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। वेन कहता है कि इनहेरेंट। जेनी बोलती है कि क्या। वेन बताता है कि इनहेरेंट टाइप मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है, ये हमें टाइम स्पेस और रीजनरेटिव टाइप की पावर देता है। जेनी वेन से बोलती है कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें यही रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा रेयर है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड रहेगा। मार्क्समैन जेनी से कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से अपने रिवॉर्ड को चूज कर सकते हैं, तो तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो। क्योंकि वैन ने इस रिवॉर्ड को चूज कर लिया। अब बात आती है कि कंपनी वैन को ये रिवॉर्ड देती है कि नहीं, ये कंपनी के हेड ही कहना कि तुम्हारी। जेनी वैन से कहती है कि मुझे माफ कर देना इस सब के लिए। वैन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी जॉब के साथ ये रिवॉर्ड चाहिए। जेनी कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल के साथ तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन को डाल देती हूँ ताकि तुम्हें ये रिवॉर्ड मिल सके जल्दी। वैन सोच रहा होता है कि अगर मुझे उस रिवॉर्ड को खरीदना पड़े तो वो 20 मिलियन सेल का आएगा, पर मेरे पास अभी 10 मिलियन सेल है, मेरे को और भी 10 मिलियन सेल को इकट्ठा करने पड़ेंगे। मार्क्समैन वैन से कहता है कि क्या तुम्हें पैसे की जरूरत है। वैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें जल्दी पैसे कमाने तो तुम मर्सनरी मेंबर्स के साथ उनकी जॉब कंप्लीट करने में हेल्प करके पैसे कमा सकते हो। इससे तुम एक देर में 10 मिलियन कमा ही सकते हो। मार्क्समैन बोलता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। वैन कहता है कि मुझे और भी बताओ। अब हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि सिटी गवर्नमेंट हेडक्वार्टर होता है। वैन वहाँ पर अपनी जॉब को लेने आया होता है। वैन को पता चलता है कि यहाँ पर उसके साथ 3 और मेंबर होंगे। वैन को यहाँ पर टीम के साथ काम करना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट वैन को बताता है कि तुम्हारे 4 मेंबर का ग्रुप होगा। वैन को याद आता है कि मार्क्समैन ने उसे बताया था कि ये एक अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। वैन को मिशन मिला है, एक फायर डॉग कई सारे लोगों को मार रहा है और वो डेड बॉडी के बीच में ही रहता है। वैन को अपनी जॉब पर सिर्फ उन बीस्ट को मारना है ताकि उससे पैसे मिल सके। वैन कहता है कि ये जॉब इतनी बुरी भी नहीं है। तभी वैन के पास कुछ 3 लोग आ जाते हैं। वैन कहता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। और दोस्तों यहीं पर हमारा जीनियस मेज एपिसोड 14 खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक यू।